नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में। औरतें आमतौर पे सहनशील होती हैं। कई बार अपने ऊपर हो रही ज्यादतियों को औरतें चुपचाप सह लेती हैं और अगर नहीं तो उन्हें चुप कर दिया जाता है। तो ये कविता की कहानी क्या थी? उसका ये हाल किसने किया? ये उसके चुप रहने का अंजाम था या कुछ बोलने की सजा मिली उसे? कविता बचपन से अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसके संघर्ष की वो एक रात इतनी काली थी जिसकी वहशत से अगला सवेरा भी कांप उठा। सर जिंदा है, सांसें चल रही हैं। तुरंत गाड़ी में डालो, हॉस्पिटल पहुंचाओ, क्विक। सर ये देखिए, ड्रैगिंग के मार्क्स सीधे जंगल से सड़क की तरफ आ रहे हैं। हो सकता है ये लड़की जंगल से रोड तक सरकते सरकते आई हो। सर ड्रैगिंग के मार्क्स यहीं से शुरू होते हैं, इसके आगे कहीं भी ड्रैगिंग के मार्क्स नहीं है। लगता है घटना यहीं घटी है। उधर शराब की बोतलें और खाना देखकर लगता है किसी शराबी जुआरी ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन कोई रैंडम ऑफेंडर लड़की के हाथ पैर बांध के ऐसे क्यों छोड़ेगा? फिर भी इस तरह के सभी लोगों को राउंड अप करो और लड़की की पहचान पता करने की कोशिश करो। सर सर लड़की की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। आई डोंट नो कि वो बचेगी भी या नहीं। बहुत ब्रुटैलिटी हुई है सर उसके साथ, गैंग रेप हुआ है उसके साथ। सर आई एम वेरी सरप्राइज्ड। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लड़की ने अपनी सांसें नहीं टूटने दी। लड़की वाकई बहुत हिम्मत वाली है, तभी तो इतनी बुरी हालत होने के बावजूद खुद को 200 मीटर ड्रैग करते हुए रोड तक आ गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्रिमिनल्स ने उसको इतना टॉर्चर किया, फिर उसको जिंदा क्यों छोड़ दिया होगा? ए लड़की, ए चल निकल, छोड़ दिया तुझे, जा जा। अपने 2 लोगों की 12-12 घंटे की ड्यूटी यहां पे लगाओ। ये लड़की मुझे 24 घंटे। सिस्टर, इनका हाथ ऐसे ऐसे सीधा करना है। राकेश, फोटो लो। ये जो टैटू है इसमें किसी साउथ इंडियन लैंग्वेज में शायद ये कोई शब्द है। ये भी किसी का नाम हो। देखो, किसी मिसिंग कंप्लेन में इस तरह के टैटू का जिक्र है क्या? क्रिमिनल्स तक पहुंचने के लिए हमें इस लड़की की पहचान पता करना बहुत जरूरी है। पापा का सपना था कि तो स्कूल की कबड्डी टीम में चुनी जाए, लेकिन अब हाल ये है कि स्कूल का फीस नहीं भरा तो स्कूल से नाम कट जाएगा। भैया क्यों ना हम पढ़ाई के साथ साथ कोई और काम ढूंढ ले? बाबा का सपना भी तो पूरा करना है। हम दोनों मिलकर माँ का हाथ बटाएंगे। तो ऊपर वाला बड़ा निर्दयी है। अब इस उम्र में तुझे विधवा कर दिया, ऊपर से 2 बच्चों का भार। उसे तूने चिंता मत कर, हम सब सही कर देंगे।
सुई पहुंचाए हमें इस हाल में, लेकिन तेरे इरादे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये रस्सी डल गई, इसकी ऐंठन खत्म नहीं हो रही। तो रुक, अभी बताता हूं तुझे मैं। भाई भाई को तरह से तू सब। क्या हुआ? तुम इंजेक्शन रेडी करो फटाफट। इस केस से जुड़ी कोई मिसिंग कंप्लेन तो नहीं मिली और उस लड़की की आइडेंटिटी पर भी कोई लीड नहीं मिल रही है। मैंने पता किया, उस लड़की के हाथ में जो टैटू है वो कन्नड़ में वेंकट लिखा है। हो सकता है किसी आदमी का नाम हो जो उसके बहुत अजीज हो। सर, हो सकता है वो लड़की कर्नाटका से यहाँ आई। मानसी, एक काम करो, उस लड़की की फोटोग्राफ साउथ इंडिया के पुलिस हेडक्वार्टर्स में सर्कुलेट करो। यस डॉक्टर। व्हाट? कोमा में चली गई? डॉक्टर जल्द से जल्द उस लड़की को कोमा से बाहर लाइए, इससे पहले कि क्रिमिनल्स अंडरग्राउंड हो जाएं। उसका स्टेटमेंट लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा कह नहीं सकती कि मैं लड़की को बचा पाऊंगी या नहीं बचा पाऊंगी। ओके सर। ये क्या किया तूने? कहा था ना तुझे अपनी बेटी को काम पर मत लेके आना। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हाँ बेटा, तू थोड़ा ध्यान रखा कर। ऐसी गलती होगी तो कौन काम पे रखेगा बता? एक काम भी छूट गया ना तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि तुझे घर पर कैसे अकेले छोड़ के जाऊं। मम्मी, मैं अकेली रह लूंगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तुम नहीं जानती कि दुनिया कितनी खराब है। मुझे आज भी याद है कि मैंने कितना सहा जब मैं छोटी थी। कविता का एक संसार था, लेकिन मुश्किल के वक्त में वो अकेले लड़ रही थी अपनी मौत के साथ। पुलिस को लग रहा था कि वेंकट कविता का कोई अजीज होगा, लेकिन अब तक पुलिस ऐसे किसी वेंकट को नहीं ढूंढ पाई थी जो कविता को जानता हो। कविता के गुनहगार उसके अपने थे या कोई गैर? दूर हो मुझसे, दूर हो। रिया बेटा, उठो बेटा, कुछ खा लो। आ जाओ, उठो बेटा, उठो। मुझे नहीं खाना, मुझे मम्मी के पास जाना है। रिया, ऐसे रोते नहीं है। मैंने कहा ना मम्मी जल्दी आ जाएगी, कुछ खा लो। नहीं, आप रोज झूठ बोलते हो, मुझे मम्मी के पास जाना है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हें मोबाइल पर कार्टून दिखाती हूँ, फिर खाओगी। सर, मैं नंदा, मैंने ही आपको फोन किया था। वो जब मैंने कविता की फोटो देखी, कविता मेरी किराएदार है और यहाँ अपनी बच्ची के साथ रहती है। इधर आओ बेटा। सर, वो जब से कविता गई है तब से ही ऐसी डरी डरी सी ही रहती है। कविता का पति कहाँ रहता है? वो यहाँ नहीं रहता। कविता ने बताया था कि उससे पहले से ही अलग हो गई है। कविता के पति का नाम क्या है और कविता कहाँ की रहने वाली है? उसके पति का नाम तो मुझे नहीं पता। हाँ, कविता झारखंड की रहने वाली है। अच्छा, कविता के हाथ पे ना एक टैटू है जिसमें कन्नड़ में लिखा है वेंकट। आप किसी ऐसे वेंकट को जानती हैं जिसको कविता जानती हो? नहीं सर, मैं कविता के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ। अभी 4 महीने पहले ही वो यहाँ रहने के लिए आई थी। पर हाँ, उसका एक बड़ा भाई है और आखिरी बार वो उससे ही मिलने के लिए गई थी। हाँ कविता? दीदी, मैं अपने बड़े भैया से मिलने जा रही हूँ, आने में थोड़ी देर हो सकती है। आप तब तक रिया का ध्यान रखेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छे से रहना। बाय बेटा। बाय। लेकिन वो आई ही नहीं, और जब मैंने यहाँ की पुलिस को बताया तो उन्होंने भी कुछ ज्यादा इंक्वायरी नहीं की। कविता का भाई रहता कहाँ है? वो मुझे नहीं पता। कविता का नंबर तो होगा आपके पास? हाँ है। कविता के घर की तलाशी लो। हो सकता है कविता के घर में उसके पति और पति से रिलेटेड कोई क्लू मिल जाए। मित्र जी,
आपको किसी पे शक है जो कविता का ही हाल कर सकता है? हाँ सर, एक आदमी है मंगल, और मैंने उसके बारे में पुलिस को भी बताया था, पर 2 महीने हो गए पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं पाई। ढूंढ नहीं पाए मतलब? ये कौन है मंगल? क्या किया था इसने ऐसा? सर 1 नंबर का नशेड़ी है, पूरा मोहल्ला उससे परेशान रहता है। तुम दोनों को अभी अंदर करवाती हूँ। ठीक हो तुम? लोकल पुलिस से कांटेक्ट करो, पता करो मंगल कौन है, इसकी पूरी हिस्ट्री निकालो। मम्मा मम्मा सर, गाजियाबाद पुलिस से मंगल और उसके दोस्त पिंटू का फोटो मिला है। कविता के गायब होने पर नंदा ने इन्हीं दोनों पर आरोप लगाया था। मंगल, मंगल, पुलिस कविता के घर तक आ पहुंची है। मंगल और पिंटू की तलाश के साथ साथ हमें यह भी पता लगाना होगा कि कविता का पति इस वक्त कहाँ है। कविता आखिरी बार अपने भाई से मिलने गई थी तो कहाँ गई थी, और कविता का पति और उसका भाई कविता की पहचान के लिए आगे क्यों नहीं आए? कविता के घर से हमें ये 2 फोटोग्राफ मिले थे। हमें यह भी पता लगाना होगा कि कविता के साथ इनका क्या रिश्ता है। रिया बेटा, आप इनको जानते हो? कौन है ये? ये मेरे पापा है। अच्छा, तो ये आपके पापा हैं। बेटा नाम क्या है इनका? संपत। अच्छा बेटा, आपके पापा आपके साथ क्यों नहीं रहते? यह जो मैं कह रही हूँ उसे हमेशा याद रखना। अगर तुम्हें कोई भी छूता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस इरादे से छू रहा। अगर कोई तुम्हें यहाँ छुए या ऐसे पकड़े तो समझ लेना वो ठीक नहीं है, गलत है। वहां से भाग जाना या मदद के लिए जोर से चिल्लाना ठीक है। ये क्या ज्ञान दे रही है तू इसको? रिया तुम अंदर जाओ। मैं तो रिया को अच्छा ही ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन आप क्या सिखा रहे हो रिया को? शराब पीकर घर आते हो, बीवी के रहते हुए पराई लड़कियों पे आंखें काटते हो। रिया पे क्या असर पड़ रहा है, कभी सोचा है आपने? चुप कर। तुझे अगर मेरे से इतनी दिक्कत हो रही है ना तो छोड़ के चली जा। क्यों पड़ी है यहाँ पे? हाँ, जल्दी चली जाऊंगी। वैसे भी ऐसे माहौल में मैं अपनी बेटी को नहीं पालना चाहती। जबान लड़ाती है। अच्छा बेटा, जब आप अपने पापा के साथ रहती थी तो कहां पर रहती थी? वो भगवती नगर। भगवती नगर में? बेटा कहां पर, आपको पता मालूम है? अच्छा बेटा, ये कौन है, इनको जानते हो? ये मेरे प्रवीण मामा है। तो बेटा ये जो साथ में है ये आपकी मामी होंगी, है ना? हाँ, सुजाता मामी। बेटा आपकी नंदा आंटी ने बताया था कि आपकी मम्मी आपके प्रवीण मामा से मिलने गई थी। आपको पता है वो क्यों गई थी, और आपके प्रवीण मामा और मामी कहां पर रहते हैं? पता नहीं। आपके प्रवीण मामा और मामी का कभी कोई झगड़ा हुआ था? चॉकलेट? नहीं, ये ऐसे नहीं मिलेगी। पहले मामा को ये लो तुम्हारी चॉकलेट। ये मामी, आपको पता है मैंने कल ड्राइंग बनाई। अच्छा, चलो दिखाओ मुझे। भाभी चाय 2 मिनट में आई। अरे कविता, तुमने रिया का एडमिशन कराया ना स्कूल में? वो भैया दाखिले से पहले बच्चे के माँ बाप का भी इंटरव्यू लेते हैं। इसके लिए हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। बस कैसे भी करके उसका वहां दाखिला हो जाए। भैया वहां स्पोर्ट्स भी है। अच्छा। अब हम तो कबड्डी प्लेयर बन नहीं पाए, पर रिया हमारे बाबा का सपना जरूर पूरा करेगी। अच्छा है ना? बनेगी ना तो कबड्डी प्लेयर? हाँ मम्मा, मैं बहुत बड़ी कबड्डी प्लेयर बनूंगी। ओह अच्छा अच्छा, तो आपकी मम्मी आपको कबड्डी प्लेयर बनाना चाहती है ना? स्ट्रॉन्ग गर्ल। अच्छा बेटा, आपकी मम्मी के ना यहाँ पर हाथ पर बेटा ये
कन्नड़ में ना एक नाम लिखा है, वेंकट। बेटा आप बता सकते हो ये वेंकट कौन है? जी नमस्ते साहब, हम आपका जुगाड़ सेट कर दिए साहब, रात को पहुंच जाएगा आपके पास। जी साहब, हमारा भी ख्याल रखिएगा। सर, कविता का फोन 7 अगस्त को मीरा बाग में स्विच ऑफ हुआ और कविता हमें 11 अगस्त को डीवी कॉलोनी की बैक रोड पर मिली। पॉसिबल है 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक लगातार कविता को टॉर्चर किया जा रहा हो। अच्छा, कविता के कॉल रिकॉर्ड्स में कविता के पति संपत, उसके भाई प्रवीण और वेंकट के नंबर मिले क्या? इनके नंबर्स तो नहीं मिले, लेकिन सुजाता का नंबर मिला है। सुजाता ये कविता के भाई प्रवीण की वाइफ? यस सर। सर, ये नंबर पुरानी बस्ती मोहल्ला नीमसराय के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। एक और बात सर, सुजाता का नंबर 7 अगस्त को मीरा बाग में स्विच ऑफ हुआ और अभी तक बंद है। सुजाता और कविता का फोन एक साथ एक लोकेशन पे स्विच ऑफ होना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सुजाता से अच्छे से पूछताछ करनी होगी। और रिया ने हमें बताया कि रिया अपनी माँ और पिता संपत के साथ भगवती नगर में रहती थी। एक काम करो, भगवती नगर में संपत का फोटो सर्कुलेट करो, शायद संपत को लेकर वहां से कोई लीड मिल जाए। कविता और संपत 4 महीने पहले अलग हुए थे। पॉसिबल है ये संपत कविता के साथ इन 4 महीने से फोन कांटेक्ट में ना हो। कविता के 4 महीने पहले के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, उसमें शायद हमें संपत, प्रवीण और वेंकट के नंबर मिल जाए। सर, यहाँ तो अक्सर ताला ही लगा रहता है। सुजाता बहुत कम ही रहती है यहाँ पे। और उसका पति प्रवीण, वो नहीं रहता यहाँ पे? उसका तो कोई पति है ही नहीं। पति नहीं है? हमें तो पता चला कि ये उसका पति है। इसे तो कभी नहीं देखा यहाँ पे। और ये कविता नाम है इसका? इसे भी नहीं देखा। सुजाता की फैमिली में और कौन कौन है? उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो अकेले ही रहती है। और जब भी आती है तो नए नए आदमी आते जाते रहते हैं। हमने तो सुना है वो धंधा करती है। What? सुजाता एक प्रोस्टिट्यूट है? कविता और सुजाता का फोन एक साथ 7 अगस्त को मीरा बाग में स्विच ऑफ हुआ था। मैंने कहा था ना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सुजाता इस वक्त हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। हमें सुजाता और प्रवीण दोनों को ढूंढना होगा। और थोड़ा देना, बाद में दूंगा भाई। अरे मंगल मांग रहा है। समझा दे। पुलिस, अबे भाग! ये बोल, कविता के साथ क्या क्या किया तूने और मंगल ने? अब मैंने कुछ नहीं किया कविता के साथ। वो मंगल ने कुछ किया होगा तो मुझे नहीं पता साहब। मंगल का है? मैं नहीं जानता साहब मंगल का है। जब तक ये मंगल का पता ना बता दे कुत्ता साले को। साहब मैं नहीं पता साहब। सर, स्कॉच सर्विसेज के एक वेब पोर्टल पर सुजाता का फोटो मिला, ये देखिए। बुक करो इसे और ट्रैक करो। संपत के बारे में कुछ पता चला? सर, उसके झारखंड वाले घर में भी ताला लगा हुआ है। झारखंड पुलिस से पूछा तो पता चला कि संपत दिल्ली के किसी बार में वेटर है, लेकिन कौन से बार में ये नहीं मालूम चला। तो मालूम करो संपत क्यों और किस मकसद से गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस केस का राजदार है? चलें। नहीं सर, आप जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो मैंने इस्तेमाल करती थी। वो तो कविता का भाई प्रवीण इस्तेमाल करता था सर। तो प्रवीण कहाँ है? सर, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। देखो, हमें पता चला है कि तुम प्रवीण की वाइफ हो। हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त थे, और प्रवीण तो किसी का पति बन ही नहीं सकता। क्यों? सर, वो नामर्द है सर। प्रवीण नामर्द है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। इसीलिए तो वो सबसे अपनी पहचान छुपाता रहता था। लेकिन वो शुरू से ऐसा नहीं था सर, उसे नामर्द बना दिया गया था। मतलब
कविता और उसका परिवार झारखंड के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। वहाँ पे जमीन के विवाद में कोई नारायण नाम का आदमी, उसने उसके बाप को मरवा दिया और उसी आदमी ने उसकी माँ का रेप करने की भी कोशिश की। सर, उन दोनों के साथ कभी कुछ सही नहीं हुआ। वो बेचारे अपनी माँ को लेकर शहर आ गए। हमारे पड़ोस में ही रहते थे। उसकी माँ और उसकी बहन घर घर जाकर काम करके अपना गुजारा कर रहे थे वो लोग। और इस हादसे के बाद तो प्रवीण जैसे डिप्रेशन में चला गया था। कई सालों तक तो हमें लगता था कि प्रवीण को कोई दिमागी बीमारी है। वो इतना चुप चुप रहता था। सर, कविता ने मुझे कभी नहीं बताया कि प्रवीण के साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं मन ही मन प्रवीण को पसंद करती हुई। और फिर एक दिन मैंने उसे बाजार में इसे देखा। जब उसकी माँ गुजर गई और कविता की भी शादी हो गई, उसके बाद तो प्रवीण और भी अकेला हो गया था। लेकिन मैंने एक सच्चे दोस्त के नाते उससे मिलना बंद नहीं किया। वो तो कविता के बेटे और उसके पति को भी अपनी सच्चाई नहीं बताया। उन्हें यही लगता है कि मैं उसकी बीवी हूँ। लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि प्रवीण कहाँ है। सर, कई महीनों से मैं प्रवीण से नहीं मिली हूँ। कविता का पति कहाँ है अब? इस बारे में मुझे नहीं पता सर। कविता कौन से गांव की रहने वाली है? गोदा गांव के रहने वाले हैं वो लोग। कविता के हाथ में यहाँ टैटू है एक, जिसमें कन्नड़ में लिखा है वेंकट। ये वेंकट कौन है? मुझे नहीं पता सर। पता करो इस सुजाता की कहानी में कितनी सच्चाई है, या ये फिर अब भी हमें घुमा रही है। झारखंड पुलिस से कांटेक्ट करो। सर पल्लवी नाम की एक लॉयर है, कविता के बारे में कुछ बात करना चाहती है। पल्लवी? सर, मैं वेकेशन पे गई थी, वापस आई तो पता चला कविता के साथ इतना सब कुछ हो गया। आप कविता को कैसे जानती हैं? मेरी क्लाइंट है वो सर। कविता क्लाइंट है आपकी? जी सर। कविता का रेप हुआ था सर, और वो चाहती थी कि मैं उसका केस लड़ूं। किसने किया था? रामबाग पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल मुकेश ने सर। कविता उसके घर पे काम करती थी और इसीलिए कविता का रेप किया सर। पुलिस कांस्टेबल ने कविता का रेप किया था? जी हाँ सर, और उसके पति ने भी उस बेचारी का साथ नहीं दिया सर। ये आंसू बहा के मत दिखा। हाँ, क्या भरोसा, तू खुद सोई हो उसके साथ जाकर, और जब मन भर गया और लगा कि मुझे तेरे इस रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा तो नाटक कर रही है। कैसे आदमी आप? मेरे साथ इतना सब गलत हुआ और मुझ पे इलाज लगा रहे। तो तेरी क्या आरती उतारूं मैं? चुप करके बैठ जा। और है ना, तू जानती है ना वो कितना पावरफुल आदमी है, कुछ नहीं कर सकती तू उसका। मैं चुप नहीं रहने वाली, चाहे आप मेरा साथ दे या ना दे, मैं इंसाफ लेके रहूंगी। तुम्हारा रेप हुआ 16 फ़रवरी को, तुम पुलिस स्टेशन पहुंची 18 फ़रवरी को। 2 दिन क्यों चुप रही कविता? मैं बहुत डर गई थी मैडम। मुझे लगा कि मेरे पति मेरे साथ थाने चलेंगे, लेकिन मैं उस कांस्टेबल के बड़े साहब से भी थाने जाके मिली, लेकिन वो बोले कि मेरे मेडिकल रिपोर्ट वाली कहा कि मेरा रेप ही नहीं हुआ। तुम्हारा रेप होने के 2 दिन बाद तुम्हारा मेडिकल हुआ था ना, तो इसीलिए शायद मेडिकल रिपोर्ट में रेप कंफर्म नहीं हुआ होगा। और तुम आई भी तो मेरे पास रेप होने के 1 महीने बाद। तो क्या आप भी मेरी मदद नहीं करेंगे? उसकी आंखों में सच्चाई थी सर। ये केस मेरे लिए भी काफी मुश्किल था, पर मैंने तय कर लिया था कि मैं कविता का केस लड़ूंगी। आप जो ये कह रही हैं, आपके पास कोई एविडेंस है? इससे बड़ा क्या सबूत होगा सर? जब से मैंने कविता का केस लिया मुझे धमकियां मिल रही हैं। देख वकील, कविता का केस छोड़ दे, अगर उसका केस लड़ा ना तुझे रेप करके काट देंगे हम। कौन थे वो लड़के? उन दोनों की शक्ल नहीं देख पाई सर, दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। पर हाँ, मैंने बाइक का नंबर नोट किया सर, क्रॉस चेक भी किया मैंने आरटीओ से, नंबर प्लेट फेक था सर। मुझे यकीन है सर, ये दोनों भेजे हुए गुंडे ये मुकेश के ही थे। आज कविता भले ही कॉमा में है सर, लेकिन मैं उसकी लड़ाई जारी रखना चाहती हूँ। आपसे बस यही उम्मीद है कि कविता को इंसाफ दिलाते टाइम आप ये नहीं देखेंगे कि आरोपी आप ही की तरह एक पुलिस वाला है। आखिरी बार बोल रही हूँ, इसे काम पे मत लेके आना। अरे इतना अच्छा शोपीस तोड़ दिया देखो तो। बच्चे क्यों डांट रहे हो तुम? है छोटी सी चीज तो तोड़ी है। तू टेंशन मत ले, चाय बना के ला मेरे। जी सर। सर, हमने इस केस को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था। कविता के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी, सरासर झूठ बोल रही थी वो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कांस्टेबल मुकेश को बचा रहे हो? सर, मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ। हाँ, मुझे अभी पता चला है कि कविता के साथ गैंग रेप हुआ है।
आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये साबित नहीं हुआ था कि मुकेश ने कविता का रेप किया था, बल्कि उसके पति ने भी उसके खिलाफ गवाही दी। क्या है ना साहब, मेरी बीवी हमारी बेटी को अंग्रेजी मीडियम में भेजना चाहती, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसा जुटाने में लगी रहती है साहब। मतलब असल में कोई रेप नहीं हुआ उसके साथ? वो बोल तो रही है उसका रेप हुआ है, पर मुझे नहीं लगता। सर, जब कविता का हस्बैंड ही उस पर डाउट कर रहा था, हम भरोसा कैसे करते? और सर, उसके मेडिकल रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसके साथ रेप हुआ था। नहीं सर, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। सर दरअसल क्या है कि कविता की बेटी ने हमारे घर में एक कीमती सामान तोड़ दिया। मेरी बीवी उदिता ने उसकी बेटी को डांट दिया। बस सर इसी खुंदक में उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन उसके पति ने तो स्टेटमेंट दिया है कि वो ये सब करके तुमसे पैसा वसूल करना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्टेटमेंट देने के लिए तुमने उसके पति को खरीद लिया था? सर मैंने ऐसा ना तो किया है और ना ही मेरे खिलाफ कोई ऐसा आरोप साबित हुआ है। इनफैक्ट मैं तो छुट्टी लेके चला गया था जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, ताकि इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से हो जाए। और फाइनली सच्चाई निकल कर आई सबके सामने और मुझे मेरी वर्दी वापस मिल गई। पर उसने कसम खाई थी तुम्हारी वर्दी उतरवाने की। वो भी कोर्ट में जाना चाहती थी तुम्हारे खिलाफ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी डर की वजह से तुमने? सर मैं अभी भी रेडी हूँ। आप जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कर लीजिए, और अगर कोई भी चीज़ मेरे खिलाफ आती है तो मैं सजा पाने के लिए भी तैयार हूँ। जिस कॉन्फिडेंस के साथ कांस्टेबल मुकेश बात कर रहा था, उससे तो यही लग रहा है कि उसने फुल प्रूफ प्लान बनाया होगा। आई एम श्योर इसने कविता के हस्बैंड को भी खरीद दिया होगा। सर हो तो ये भी सकता है कि कांस्टेबल मुकेश ने मंगल की रंजिश का फायदा उठाकर ये कांड करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। सर कविता का फोन मीराबाग में ही बंद हुआ था, और सर उसी दौरान वहां की पुलिस को एक किन्नर की लाश मिली थी। सर इसका फोटो है, लेकिन सर इस लाश का चेहरा कविता के भाई प्रवीण से हुबहू मिलता है, और सर प्रवीण भी तो किन्नर ही था। इसका मतलब सिर्फ कविता ही नहीं, बल्कि कविता का भाई प्रवीण भी क्रिमिनल्स के टारगेट पे था। जी सर, सुजाता ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो भी सही थी सर। 12 साल पहले कविता के पिता सुबोध की हत्या हुई थी, जिसका प्राइम सस्पेक्ट नारायण ही था, लेकिन सर पुलिस को नारायण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। पर क्या 12 साल पुराने उस हादसे का इस केस से कोई कनेक्शन हो सकता है? शक के आधार पर पुलिस नारायण को भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। 12 साल पहले हुए गुनाहों से ज्यादा उसने मौजूदा वक्त में बर्बरता देखी। जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में उसने ज्यादतियों के पहाड़ ढोए हैं। बचपन में उसकी मासूमियत पर वार किया गया, और शादी हुई तो पति की घरेलू हिंसा का वार किया गया। बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए उसने काम शुरू किया तो उसकी अस्मिता पर वार किया गया। क्या उसे किसी भी मोड़ पर इंसाफ मिलेगा? इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था, और उसका शरीर ही नहीं, अब उसकी आत्मा भी चोटिल थी। उसकी बची कुछ ही सांसें भी इंसाफ के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन इंसाफ की लड़ाई जारी रख पाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। क्या उसके गुनहगार उसके अटूट हौसले से भी ज्यादा ताकतवर थे? राकेश, 7 अगस्त को कविता को अपनी किस पार्टी के पास भेजा था तूने, जिसने उसका यह हाल किया? साहब मैं मानता हूँ मैं गलत आदमी, ये लड़कियों का धंधा करता हूँ, पर साहब मैंने कविता के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। कांस्टेबल मुकेश से कितने पैसे लिए तूने? साहब मैंने कोई पैसे नहीं लिए साहब। तो तुझे यकीन था कि कविता का रेप नहीं हुआ? साहब तब यकीन नहीं था, पर अब लग रहा है बहुत बुरा हुआ उसके साथ साहब। साहब लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हूँ साहब, सब सच बोलो, माँ कसम साहब। वेंकट कौन है? वेंकट? हाँ वेंकट, कविता के हाथ पे कन्नड़ में लिखा है वेंकट। कौन है ये? हाँ साहब, वो कविता के कलाई पे साउथ इंडिया भाषा में कुछ लिखा तो था, पर साहब मुझे नहीं पता वो वेंकट लिखा था साहब। साहब वो बोली थी वो शादी के पहले का लिखा था, उसकी माँ के साथ कर्नाटका गई थी तो मंदिर के बाहर गुदवाया था। ये मंगल तेरे रैकेट का हिस्सा है ना? मैं नहीं जानता साहब किसी मंगल को। सर मेरा फोन आया था सर, मैं बस 2 मिनट के लिए बाहर गया था।
इतने में समझ नहीं आ रहा कौन अंदर गया। तुम्हारे इस फोन और 2 मिनट के चक्कर में एक इंसान की जान चली गई। सीसीटीवी फुटेज निकलो। सर इसने सर कपड़े तो वार्ड बॉय के पहने हैं, लेकिन ये हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं है सर। इस आदमी की फोटो हर जगह सर्कुलेट करो, पता करो ये कौन है। हॉस्पिटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो ये आदमी कहां से आया, किस डायरेक्शन से आया और किस डायरेक्शन में भागा। क्विक। सर, फोन ट्रेस हो गया है, इसकी लोकेशन। चलो हो जाओ शुरू। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। पहले हमने उसके भाई को मारा। फिर हमने सोचा कि वो हॉस्पिटल में मर जाएगी, लेकिन फिर हमने सोचा उसे हॉस्पिटल में ही मार देते हैं, इसलिए मैंने अपने ड्राइवर चंपक को भेजा। और ये सब तुमसे पल्लवी ने करवाया ना? हाँ। मैं नहीं जानती इसे। 2 लड़कों ने आपको जान से मारने की धमकी दी थी ना? हाँ। जरा ध्यान से देखिए, हो सकता है उन्हीं में से कोई एक हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। सर एक बात है कि पल्लवी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। एक काम करो, उसका फोन सर्विलेंस पे डाल दो। हेलो। पुलिस तुम्हारे ड्राइवर का फोटो घुमा के ढूंढ रही है। ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना चाहिए, वो मार के गायब करो उसे। तुम इतनी भी चालाक नहीं हो कि हमें घुमा सको। क्यों क्या ऐसा? मैंने ये कविता का रेप केस ये सोच कर लिया था कि अगर मैं ये पुलिस कांस्टेबल मुकेश को सजा दिला देती हूँ तो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसका केस स्टडी किया तो पता चला कविता को बेकसूर साबित करने के लिए इस केस में तो कुछ है ही नहीं, न गवाह ना सबूत। सोचा लैक ऑफ एविडेंस के चलते अगर मैं ये केस हार गई तो करियर बर्बाद हो जाता मेरा, इसीलिए मैं उस कविता को टालने लग गई थी। मैडम आप इतने दिन से बोल रही है कि कोर्ट में अर्जी फाइल करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। हाँ तो टाइम लगता है ना कविता। लेकिन मुझे अभी आप पे भरोसा नहीं है। मैंने जो आपको फीस के पैसे दिए थे वो आप वापस कर दीजिए। तेवर ना जाके किसी और को दिखाना, जा नहीं करते तेरे पैसे वापस, निकल चल। मुझे मालूम था आप यही बोलेंगे, इसलिए मैंने आपका वीडियो निकाला, ये देखिए। आप देखना कि मैं क्या करती हूँ। मैंने तो उसे यही जताया कि मैं उससे डर गई हूँ। उसे बोला अपने सारे पैसे आके लेके जा। लेकिन काम वाली बाई मेरे चेम्बर में घुस के मुझे आंखें दिखा रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसे मीरा बाग बुलाया और बोला आके अपने पैसे लेके जा। फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड गुलशन को भेजा, उसने उसे वहीं से उठाया और एक वकील के पेशे को बदनाम किया है तुमने, और तुम्हें इसके लिए जरा भी पछतावा नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि इंसाफ की लड़ाई सौदेबाजी का व्यापार बन जाती है। सच को अक्सर मक्कारी से दबा दिया जाता है, जो हमारे मन में कानून के लिए अविश्वास पैदा करता है। यही वजह है कि पल्लवी से धोखा खाने के बाद भी कविता ने कानून का दरवाजा नहीं ठकठकाया और उसके बाद उसके छल में फंसकर अपनी जान गंवा दी। लेकिन कविता का इंसाफ आज भी अधूरा है। मंगल तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन मुकेश आज भी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया। कविता का अंत इसलिए भी दर्दनाक है क्योंकि उसकी बेटी रिया इतनी छोटी सी उम्र में अकेली हो गई। रिया का भविष्य कैसा होगा ये सोच के भी डर लगता है, क्योंकि इस दुनिया में एक बच्ची के लिए, एक औरत के लिए जैसे दिन ब दिन वहशियत बढ़ती ही जा रही है। लेकिन नहीं, अब और सहन नहीं करेंगे। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। किसकी थी वो लाश जिसे दर्द के सन्नाटे में जला दिया गया? कौन थी वो लड़की
जिसे दिन दहाड़े कुचल कर मार दिया गया। ऐसे कई उलझे हुए सवालों और रोंगटे खड़े करने वाले जवाबों से भरा हुआ है ये एपिसोड। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। जब किसी औरत के साथ कोई क्राइम होता है तो सिर्फ वो मुजरिम नहीं, कहीं ना कहीं उसके लिए हमारा पूरा समाज भी जिम्मेदार होता है। वैसे लड़कियां पढ़ रही हैं, आज वो तरक्की कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज उन्हें बार बार महसूस कराता है कि वो अबला हैं। उनके मन में बचपन से ही एक छाप पड़ी होती है कि वो एक लड़की है, वो कमजोर है, वक्त आने पर किसी हैवान का वो सामना नहीं कर सकती और अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो वो चुप रहे, गरिमा बनाए रखे। फिर ये तो संसार का नियम है कि एक दुर्बल किसी ना किसी पापी के पाप का निशाना बन ही जाता है। नमस्कार। आपने इस एनजीओ में आके यहाँ की औरतों का मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए गरिमा जी, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जो ऐसे निस्वार्थ समाज की सेवा करते हैं। अब तो बस यही लोग हमारा परिवार है। गरिमा ताई सचमुच में देवी है, हमेशा हमारी मदद करती हैं। अगर गरिमा ताई नहीं होती ना तो मेरा बेवड़ा पति मुझे और मेरे बच्चे को जान से मार डालता। हर औरत के अंदर ना दुर्गा का रूप होता है। जिस दिन अपनी इस शक्ति को पहचान लोगी ना, किसी में हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे साथ कुछ भी करने की। अब यहीं पे खड़े रह के बातें करेंगे, आइए नेता जी। माल लोड करवाओ। क्या करती है? ऐसे नहीं। ठीक है, और प्रभा, उस गारमेंट फैक्ट्री के बारे में कोई अपडेट? सर काफी टाइम से नजर बना के रखा हूँ उस गारमेंट फैक्ट्री पर, लेकिन वहाँ कुछ टेढ़ा काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा सर। और काम इतना सीधा होता तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ती। नजर बनाए रहो और खबर देते रहो। ठीक है सर। आई बहन जी, आई बैठिए बैठिए आप। अरे झुम्पा, कहाँ रह गई? आई आई चलिए, चलो चलो हल्दी लगाना शुरू करो। अच्छा काजल ताई, हमें शादी करके भूल तो नहीं जाओगी? चल अरे ऐसे कैसे भूल जाएगी? हम भूलने थोड़ा देंगे, और वैसे भी तुझे तो इसके साथ दहेज में भेजेंगे। कम से कम 10,000 रुपए। इतना ज्यादा? हमारी दोस्त को हमसे छीन रहे हो, ये तो बहुत सस्ता हुआ। अरे ठीक है, अच्छा ठीक। इतने ज्यादा रुपए देने की क्या जरूरत थी? तुम अभी तक वही सोच रही हो? तो तुम ही बताओ ना, कैसे करूं मैं ये सब मैनेज? अरे यार, तुम्हारा ये क्या रोज का नाटक है? क्या चाहिए तुम्हें? खुशी चाहिए, सुकून चाहिए। ये जो पैसे उधर उधर बर्बाद करते हो ना, घर में लाके दो ना। मेरी भी जरूरतें हैं, मुझे भी घर चलाना होता है, मेरे अपने भी शौक है। अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए तुझे? गर्मी में ना जान जलती है मेरी। एसी चाहिए घर में, साफ पानी पी सकूं उसके लिए फिल्टर चाहिए। कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही हूँ ना मैं तुमसे। देख, मैं जितना कर सकता उतना कर रहा हूँ तेरे लिए। तुझे बहुत दिक्कत है ना, जा अपने आई के घर।
काजल बेटा, दो बर्तन साथ में होंगे तो खनक तो उठेगी ना। अरे निखिल ने तुझसे गुस्से में कह दिया कि आई के पास चली जा, इसका मतलब ये तो नहीं ना बेटा कि तू अपना घर पति सब छोड़ के आ जाएगी। मम्मी निखिल मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मम्मी पत्नी हूं ना उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है जानने का हक है ना मुझे। वो कितना कमाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ उड़ाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं बताते। अब तुम्हें बताओ कैसे चलाऊंगी घर में। बेटा सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। काजल 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 देखो जो भी हुआ है सब भूल जाओ। मैं वादा करता हूं कि अब से पैसा कहीं नहीं बर्बाद करूंगा। अब जो भी कमाऊंगा तुम्हारे हाथ में लाकर रखूंगा। अब तो हमारी गुड़िया भी आ गई तो प्लीज इसके लिए मान जाओ। अरे कैसी तू? बस आप ही का नाम लेती है गरिमा ताई। इतनी बड़ी हो गई है ये। गरिमा ताई वो पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ क्या? मधु धन्यवाद ताई। खूब पढ़ाओ इसे। जब एक आदमी पढ़ता है ना तो सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो पूरे समाज को सुधारती है। किसी भी बात की टेंशन मत लेना तुम। चलो घर की पुरानी सिलाई मशीन से इस फैक्ट्री तक का सफर तय करने में 6 साल लगे हमें। इस जगह ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है, उपलब्धि है अपने आप में। आइए आगे देखते हैं। आइए। डैमेज फैब्रिक की जो कलरिंग होती है उसका काम हम यहाँ करते हैं। काफी बड़ा एरिया है। आइए आपको आगे दिखाते हैं। और ये हमारा गोडाउन। यहाँ क्या है दरअसल? ये तो बस स्टोर रूम है। देख सकते हैं क्या? अरे इसमें देखने के लिए कुछ नहीं है, आप आइए ना, मैं आगे दिखाता हूँ। सर उस गारमेंट की फैक्ट्री से मीरा रोड के एक नंबर पर अक्सर बात होती है। किसी टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस का नंबर है सर। मीरा रोड जाके पता कर, अगर एक भी क्लू मिल गया ना तो इस गारमेंट फैक्ट्री की खैर नहीं। जी सर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे तुमसे मिलना है। बाबा को तुम्हारे बारे में पता चल गया एक बार, वो हमें कभी एक नहीं होने देंगे। परेशान मत होंगे, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगा। क्या बात कर रहा? क्या बात करेगा? मेरी बात तो सुनिए अंकल, एक मिनट सुनिए तो आप। तेरे को शर्म नहीं आती? हाँ? अपने लोगों में जाकर के लड़कियां क्यों नहीं फंसाता? हमारी बहू बेटी पर नजर डालता है। पापा प्लीज इकबाल को जाने दीजिए बाबा प्लीज। तो कान खोल करके सुन ले अंजलि, जो तू चाहती है ना वो तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। बाबा मैं इकबाल से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अच्छा तो फिर ना तो अपने बाबा के बिना रहना सीख ले। छोड़ अंजू, छोड़िए रुक जाइए। बोल रहा हूँ छोड़। आज मैं सारा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। जब मैं नहीं रहूंगा ना उसके बाद इसका जो मन चाहे वो करे। नहीं बाबा मत कीजिए, वो मत कीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। रुक जाइए, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। दर्पण भाई, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप ही कुछ कीजिए, अब हमारी इज्जत आप ही के हाथ में है। फिक्र मत कीजिए नंदन भाव, आपकी इज्जत हमारी इज्जत, काम हो जाएगा।
आखिर वो कौन सा नाग था जिसने अंजलि की दुनिया को डस लिया था? अंजलि को इकबाल से प्यार था और उसका ये प्यार का रिश्ता उसके माता पिता को मंजूर नहीं था। उन्होंने पूरी कोशिश की हुई थी अंजलि को इकबाल से दूर रखने की। अंजलि की मौत के पीछे उसके ही किसी अपने का हाथ था या वो किसी के खूनी खेल का निशाना बन गई थी? कुछ भी करो, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुमसे और ज्यादा अब दूर नहीं रह सकती। हाँ साहब, वो मेरी दुकान है, पर वो तो 2 साल से बंद है। अगर 2 साल से बंद है तो तुम्हारी दुकान की लैंडलाइन से गारमेंट फैक्ट्री के नंबर पे रेगुलर कॉल्स क्यों जा रहे हैं? सर, इस नंबर का बिल तो मैंने 2 साल से नहीं भरा। मुझे लगा अब तक तो डिस्कनेक्ट हो गया होगा। एक मिनट रुकना, उस लड़की को लेके आओ। जाने दीजिए ना मैडम, गुंडे लोग ही ना उठा के लाते हैं और फिर इनसे भीख मंगवाते हैं। इनका पूरा गैंग है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अब इनकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे ना किसी गैंग का डर है और ना ही किसी गुंडे से। मैं नेताजी से बात कर लूंगी, जाओ लेके आओ। जी मैम, जाते हैं। हेलो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता। अच्छा, आओ बैठो। क्या बनाया? क्या बनाया? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा खुशी में क्या करूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि निखिल ऐसा कुछ करेगा। तू परेशान क्यों होती है? सब ठीक हो जाएगा और तू जब तक चाहती है यहाँ रह सकती है। कब तक मैं तेरे ऊपर बोझ बनी रहूंगी? मुझे अपना भी तो कुछ करना होगा ना खुशी। देख, तू जाना चाहती है तो जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर कम से कम हीना को तो मेरे पास छोड़ दे। मेरी भी तो बेटी है ना। सर, मैंने मीरा रोड के टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर उस दुकान के फोन नंबर के बारे में पता किया। सर, उसके लैंडलाइन का बिल वो रेगुलर कैश में जमा कर रहा था, लेकिन वहां के ओनर सिंह ने तो कहा था कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। अगर शॉप बंद थी, लैंडलाइन से फोन कॉल कर रहा था, हो सकता है नकली चाबी बनवाई। इस सिंह से ज्यादा पूछताछ नहीं की ना? नहीं सर। और लैंडलाइन भी नहीं कटवाई? नहीं सर। गुड। पता करो इस लैंडलाइन से गारमेंट फैक्ट्री के अलावा और कहां कॉल्स गए। अगर चूहा बिल में छुपा है तो बिल तो खुद ही है। अरे किधर गई? चल। अच्छा, तुम्हारे आ जाने के बाद ना इस शैतान की शैतानियां और बढ़ जाती है। मम्मी, मैं आपको मेरा ड्राइंग दिखाऊं? हाँ। संभाल कर। तू कैसी है? ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना? बहुत परेशान करती है, लेकिन मुझे एक बात बताना,
अगर बेटी अपनी माँ को परेशान नहीं करेगी तो किसे परेशान करेगी? थैंक यू खुशी। अगर तू नहीं होती ना तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं गुमसुम काजल से गरिमा ताई कभी नहीं बन पाती, लेकिन मैं यहीं तक रुकने वाली नहीं हूँ। मैं ना औरतों की जितनी मदद हो सके ना उतनी मदद करूंगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सर सिंह टूर एंड ट्रैवल के लैंडलाइन से इन कुछ नंबरों पर बहुत बार कॉल आते थे और सर पिछले हफ्ते में इस नंबर से बहुत बार बातें हुई थी। किसका नंबर है? सर कोई कौशल किशोर है, छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है। इस कौशल किशोर के बारे में पता कर। जी सर। नानी मैं पास हो गई। पास नहीं हुई है, पूरी क्लास में टॉप किया हमारी हिना ने। अरे वाह, अपनी माँ पर गई है। इसकी माँ भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अच्छा फोन रखती हूँ। काजल ने हमारी जिद पर निखिल से शादी की थी। लेकिन वो निखिल तो राक्षस निकला। उसने तो झुम्पा के साथ ही झुम्पा, तुझे कितनी बार कहा है खाना टाइम से खा लिया कर। होता ही, बस ये साफ कर लूं। अच्छा चल ठीक है। और ये हिना ना रात भर सोती है ना सोने देती है। अब जाके सोई है तो मैं सोचती हूँ थोड़ी सी झपकी मैं भी मार लूं। निखिल आने वाले होंगे, तुम वो खाना खिला देना। होता ही। चल और तू भी खा ले जल्दी। होता ही। लेकिन तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई ना? अरे बच्ची है ये, तुमने इसके साथ। अरे झूठ बोल रही है, मैंने उसको छुआ तक भी नहीं है। जितना मैं तुमको जानती हूँ ना उससे कहीं ज्यादा इसको जानती हूँ। ये मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। निखिल तुम उसको जानो, लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं पड़ सकता। मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है, बस। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा पति हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? सर ये वो यही ट्रक है। गाड़ी चेक करो। ये सर क्या है गाड़ी में? कुछ नहीं सर। चल दिखा दिखा दिखा। उधर बॉक्स में देखो। सर ये तो ड्रग्स है। ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था ना? कर रहा था क्या? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता। हम तो सिर्फ ड्राइवर है। कौशल ने बोला था हिमाचल सामान डिलीवर करने के लिए। हमें थोड़ी पता होगा इसमें क्या छिपा था। कहाँ है कौशल? साहब यही मीरा रोड में रहता था।
वो निकल गया। पुलिस के लिए उस गारमेंट फैक्ट्री से जुड़ा कोई भी राज ढूंढ पाना अब नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी भर ही जाता है। उस गारमेंट फैक्ट्री का सच पुलिस के सामने शायद आने ही वाला था अब। सर मुझे कंप्लेन लिखवानी है। क्या हुआ? मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। बड़े सर किधर है? क्या हुआ? मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा मिसकैरेज हो गया। लॉज ने आपके साथ कुछ किया? नहीं सर, मैं उस दिन उषा नगर वाले गारमेंट फैक्ट्री में गई थी। मुझे लगता है कि वहां मेरा किसी ने रेप किया। लगता है मतलब? क्या आपको पता नहीं आपके साथ रेप हुआ या नहीं? सर मैं बेहोश थी। किसने किया आपको बेहोश? देखिए डरिए मत, जब तक आप हमें खुल के नहीं बताएंगे हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। सर मेरे पति यूएस रहते हैं, अभी 5 महीने पहले ही गए। वहां जाने के बाद वो सारी चीजें अरेंज करने वाले थे, इसलिए मैं इंडिया में ही रुक गई। सर उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने 5 महीने तो कैसे तैसे निकाल लिए, लेकिन बाद में मुझे लगा कि हमारा पहला बच्चा है, हम दोनों को साथ होना चाहिए। नीलम छुट्टी बिल्कुल भी नहीं है, और अगर मैं इंडिया आया तो नौकरी चली जाएगी। सर मैं अपने पति के पास जाना चाहती थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। तुम यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो वहाँ आ सकती हूँ ना। अरे अभी अभी तो तुम्हारा यूएस का वीजा रिजेक्ट हुआ है। तुम प्लीज बात तो करो उससे। ठीक। क्या हुआ? किससे बात करने के लिए कहा था आपके पति? गारमेंट फैक्ट्री वाले दर्पण से। दर्पण से क्यों? वो इलीगल तरीके से लोगों को यूएस भेजता है। कबूतरबाजी से? हाँ, इसलिए मैं उससे मिलने गारमेंट फैक्ट्री गई थी। आप पक्का इस हालत में वहां जाना चाहती हैं? हाँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो मेरा पति मेरे पास हो। ठीक है फिर, ये देखिए, हम आपको पनामा के जंगल क्रॉस करवाएंगे, उसके बाद मैक्सिको पहुंचाएंगे, मैक्सिको से फिर यूएस बॉर्डर। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने में अच्छा खासा रिस्क होता है। हाँ मैं समझती हूँ। देखिए सफर काफी मुश्किल भरा होता है, कई बार ट्रक्स के अंदर, ऑयल टैंकर्स के अंदर छुप छुपा के जाना होता है। तो हम अक्सर ऐसा करते हैं कि नींद का इंजेक्शन दे देते हैं ताकि तकलीफ बहुत कम हो। और आपकी हालत देखकर ऐसा लगता नहीं कि हमें वहाँ जाके रिस्क लेनी चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ एक बार यहीं पैच टेस्ट कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। ठीक है। ओके, तो ये आपको इंजेक्शन लगा देंगी, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। वहाँ मेरा रेप हुआ और दूसरे दिन मेरा मिसकैरेज हो गया। मुझे कुछ
ठीक नहीं लग रहा है। मृणाल, क्या क्या हुआ? तो तब क्यों नहीं आई आप हमारे पास? सर, मेरे पति लीगल तरीके से यूएस गए थे। अगर पुलिस को पता चलता तो वो उन्हें वापस बुला लेती। कहते हैं गलत काम का गलत नतीजा होता है, लेकिन मृणाल के पति की गलती की सजा इतनी बड़ी होगी उसने सोचा नहीं था। मृणाल की शिकायत के बाद पुलिस ने उस गारमेंट फैक्ट्री का पूरा सच जानने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। सर उस गारमेंट फैक्ट्री के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मृणाल के बयान से तो ये साफ है कि उस फैक्ट्री में उसके साथ रेप हुआ था। सर चलकर दर्पण को उठा लेते हैं ना। लेकिन ये साबित कैसे करेंगे कि मृणाल का रेप वहां पर हुआ था? लेकिन सर उस फैक्ट्री में कबूतरबाजी होती है, इस बिना पर रेड तो डाल सकते हैं वहां पे। कबूतरबाजी के लिए हम लोग वहां पर रेड भी मार रहे हैं, लेकिन बाकी जो इलीगल एक्टिविटीज होती है उसे कैसे साबित करेंगे? ये मत भूलो कि मृणाल का रेप वहां हुआ था, और मृणाल एक वाहिद लड़की जिसने उस गारमेंट फैक्ट्री के खिलाफ जो है कंप्लेंट की है। सबसे पहले तो उसका पति फंसेगा क्योंकि वो इलीगली यूएस गया था। पहले इस गारमेंट फैक्ट्री के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लें, फिर एक्शन। आई एम वेरी सॉरी सर, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है। गलती की सजा तो जरूर मिलेगी। गलती की सजा तो मुझे मिल गई है सर। दर्पण ने तुम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट दिया था? कोई भी डॉक्यूमेंट, टिकट वगैरह? नहीं सर, हमारे हाथ में तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था सर। हम 5 लोग एक साथ गए थे, उनमें से एक ही बंदा था जिसके हाथ में सब कुछ था। पैसे कैसे दिए थे उसे? सब पैसे सब कैश में दिए थे। और दर्पण के बारे में किसने बताया था तुम लोगों को? नंदन भाऊ ने। सर, अंजलि को इकबाल से प्यार हो गया था और इसीलिए हम लोग उसको उसके भाई के पास यूएस भेजना चाहते थे, पर अंजलि का वीजा नहीं हो पा रहा था, और जिसके लिए मैंने दर्पण भाई से मदद भी ली थी। अंजलि गई थी मिलने के लिए उनसे, पर वापस आके अंजलि ने सुसाइड कर लिया था सर। आप लोगों को अजीब नहीं लगा कि गारमेंट फैक्ट्री से आने के बाद उसने सुसाइड कर लिया? हो सकता है वहां पर उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। हमने तो यही सोचा था कि शायद अंजलि खुद यूएस नहीं जाना चाहती है और हम दोनों उसे जबरदस्ती भेज रहे थे, इसीलिए उसने शायद आत्महत्या कर ली हो। और आज तक हम लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर पाए। ये दर्पण ने आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे? डॉक्यूमेंट्स? नहीं। इस अंजलि के केस को अच्छी तरह से खंगालो, उसके मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन रिकॉर्ड, सब कुछ। जी सर। सर अंजलि ने गारमेंट फैक्ट्री जाने से पहले इकबाल को 4 बार कॉल किया था, और रात को तकरीबन 10 बजे इकबाल ने अंजलि को 12 कॉल किए थे, जिसमें से एक ही रिसीव हुआ था। और कुछ? सर इकबाल के मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंग वो उस रात गारमेंट फैक्ट्री के पास ही था। उसके बाद अंजलि के घर के पास गया था, तकरीबन रात 1 बजे तक वो वहीं था। इकबाल, क्या हुआ था उस रात को? अंजलि का पीछा कर रहे थे ना? तो 12 मिस कॉल दिए थे तुमने, सच सच बोलना। सर मैं अंजलि से बहुत प्यार करता था सर। उस दिन अंजलि का कॉल आया था मेरे पास। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं यूएस नहीं जाना चाहती, प्लीज कुछ करो। अंजलि तेरे घर वाले हम एक साथ नहीं रहने देंगे, चल भाग चलते हैं। ठीक है। अंजलि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलने के लिए तैयार थी। सर हमने प्लान किया था कि वो फैक्ट्री से सर सीधा मेरे पास आएगी। सर मैंने टिकट्स भी बुक कर लिए थे दिल्ली की तरफ, सब रेडी था। सर मैं गारमेंट फैक्ट्री के बाहर उसका वेट करता रहा सर, वो आई नहीं सर। उसके बाद मैंने इतने सारे उसे कॉल्स भी किए थे सर, लेकिन उसने तुम्हारा एक ही कॉल रिसीव किया। क्या कहा था उसने? हेलो। अरे अंजलि कहाँ हो तुम? लेट हो रहे, ट्रेन का टाइम हो रहा है।
इकबाल, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। अंजलि हुआ क्या? अंजलि ने इकबाल से कहा था कि अब वो उसके लायक नहीं। इसका मतलब गारमेंट फैक्ट्री में उसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ था। नहीं, दर्पण भाई ऐसा कुछ गलत कैसे कर सकते हैं? कर भी सकते हैं। इनफैक्ट एक लड़की आई है हमारे पास रेप कंप्लेंट लेके, और 5 केसेस हैं हमारे पास जिनका लिंक कहीं ना कहीं उस गारमेंट फैक्ट्री से है। आप लोग सिर्फ कंप्लेन कीजिए, अगर उसने किया है नहीं किया है हम उससे गुलवा लेंगे। दुबे अच्छे से तलाशी लो। सर यहाँ बॉक्सेस में चेक करो। अरे देखो क्या है। क्या कर रहे हैं आप लोग? और वहां उस कमरे में भी चेक करना। आप लोग ऐसे नहीं आ सकते। ये रहा सर्च वारंट, देखो क्या मिलता है। सर सर यहाँ कबूतरबाजी से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। सर हाँ ये मिला। सर मुझे नहीं पता ये सब यहाँ कैसे आया। क्या है ये? वो मैं लाया था साहब इनके लिए। ड्रग्स की स्मगलिंग करता है? हाँ क्या मैं तो बस ट्रक भाड़े पर देता था, कौन उसमें क्या ले जाता मुझे नहीं पता। किसे दीजिए ट्रक भाड़े? बोल। साहब वो सिंह टूर्स एंड ट्रेवल्स को। हेलो हेलो, मुझे यूएस जाना है। मैं यूएस में जॉब के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा वीजा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट में थोड़ा प्रॉब्लम है। हो जाएगा, हम आपको मैक्सिको के रास्ते यूएस भेज सकते हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा खतरनाक है इसलिए कई बार बेहोश करना पड़ता है। तो एक बार टेस्ट कर लें ताकि कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। ठीक है। तो तुम हो जो लड़का बन के लड़कियों का रेप करती है और तुम्हारा पति दर्पण तुम्हारा साथ देता है। लेके जाओ सर। तुम्हारे उस शंकर की मदद से सिंह टूर्स और ट्रैवल्स का लैंडलाइन एक्टिवेटेड रखते थे और जितने भी इलीगल काम है जैसे कबूतरबाजी और स्मगलिंग वो किया करते थे। 2 साल से वो दुकान बंद थी। मुझे कहीं से पता चला कि उस दुकान का मालिक सिंह उस दुकान को बेचना चाहता है, इसीलिए उसे रेंट पर नहीं चढ़ा रहा था, खाली रख रहा था।
वो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने का इंतजार कर रहा था, इसलिए हमने वहां से अपना काम करना शुरू कर दिया। नहीं, वो छुपाने का कोई फायदा नहीं है। 7 फाइलें हैं मेरे पास और 5 केसेस और भी हैं। अभी से कुछ दिन पहले नम्रता नाम की एक लड़की जो तुम लोगों के गारमेंट फैक्ट्री में काम किया करती थी, हमने पता किया है, वो गाड़ी तुम लोग के फैक्ट्री के नाम पर रजिस्टर थी। एक्सीडेंट का केस बना, लेकिन जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखा तो वो घबरा कर किसी से भाग रही थी। तुम दोनों ही मारा है ना उसे? हाँ, क्योंकि उसने चंदा का खून होते हुए देख लिया था। कौन चंदा? एक अनाथ लड़की थी, भिखारन। मैंने उसे अपने एनजीओ में रखा था। बहुत खूबसूरत थी वो। मेरा दिल आ गया था उस पर, लेकिन उसको पता चल गया था कि मैंने उसका रेप किया है, और वो मुझे धमकी दे रही थी कि वो मेरा ये राज सबको बता देगी, तो मैंने उसे मार दिया। तुम्हारी वो जो पार्टनर है ना, उससे मिल के आए हैं हम लोग। हाँ, मुझे लड़कियां पसंद है। मैं और खुशी शुरू से ही पार्टनर है। समाज को दिखाने के लिए तुम दोनों ने शादी की? हाँ, मेरे और खुशी के बीच में डील हुई थी कि शादी के बाद हम दोनों अपने अपने पति के साथ रहेंगे, लेकिन हमारा रिश्ता कायम रखेंगे। और तुम्हारा पहला पति निखिल? मैं उससे खुश नहीं थी। उसके बूढ़े माँ बाप गाँव में रहते थे, अपनी कमाई का आधा हिस्सा वो उनको भेजता था। और वैसे भी शुरू से मुझे झुम्पा पसंद थी। मैंने उसका रेप किया और सारा इल्जाम निखिल पे डाल दिया। निखिल वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसलिए उसने अपनी जान ली। और फिर तुमने दर्पण से शादी कर, क्योंकि दर्पण मुझे समझता है। अंजलि का रेप भी तुम नहीं थे? बोलो। उसको इलीगल तरीके से यूएस जाना था, लेकिन फिर वो यूएस नहीं जाके अपने घर वापस चली गई। और घर जाने के बाद जब वो रेप का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसने अपनी जान ली, सुसाइड कर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लोग तुम्हें देवी मानते हैं, तुमने एक राक्षस जैसा काम किया। क्या करूं सर, लड़कियों का शौक है मुझे। अब अपने शौक जो है ना, जेल में पूरे करो। गरिमा का पर्दाफाश होते ही और भी लड़कियां सामने आईं। गरिमा और दर्पण को 12 लड़कियों के रेप और नम्रता और चंदा के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया गया। सोचिए ना, अगर पहले की किसी लड़की ने कंप्लेन कर दी होती तो आज न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। आज अंजलि, नम्रता, चंदा जिंदा होती। हमारा समाज कुछ भी गलत होने पर औरतों को ये क्यों सिखाता है कि अपने पर संयम रखो, कुछ मत बोलो, चुप रहो। ये सीख सबसे गलत है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो अपने मुंह पर ताला मत लगाइए, बोलिए, क्योंकि एक के चुप रह जाने पर अपराधी का मनोबल बढ़ता है और वो एक के बाद एक अपराध करता जाता है। कहते हैं यहाँ हर चेहरे पर एक नकाब चढ़ा है। जो चेहरा बहुत मासूम सा लगता है, हो सकता है उसके पीछे एक बहुत ही शैतानी दिमाग छुपा है। कब, कहां और कैसे किसी को अपराध अपनी गिरफ्त में ले ले, कोई कह नहीं सकता। अगर हम एक बार भी गलत रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं तो उसके बाद सब कुछ तय है कि गलत ही होता जाता है। इसलिए जरूरी है कि हमेशा हम कानून के दायरे में रह के सब काम करें, क्योंकि कानून का दायरा एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे लांघने पर बदनसीबी का शिकंजा जिंदगी के गले पर कसता जाता है। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।